तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट का रैपिड फायर रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और बहुत कम टाइम में ये क्लास खत्म कर दूंगा। ये चैप्टर नंबर 5 है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका भी न्यूमेरिकल सेक्शन और थियोरेटिकल सेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसके हम न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले याद कर लेते हैं और फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर एक तरह से समराइज हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है इसके अंदर कॉन्सेप्चुअली वो ये आता है। किसका आता है? कूलॉम्स लॉ एंड डायपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें आप थोड़ा डायपोल मोमेंट के बारे में जान लो कि डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, बस ये जान लो। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये वाला फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को जानो। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जैसे कि आपको पता है, अगर कोई मैग्नेट है तो उसके पास नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी होता है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को निकलती हैं, जबकि साउथ पर आकर टर्मिनेट हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, इन दोनों पोल्स की अपनी पोल स्ट्रेंथ भी होगी, तो पोल स्ट्रेंथ को बोलते हैं QM। ठीक है, तो QM जो होता है ये पोल स्ट्रेंथ होता है। और आपको पता है कि इन दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच में, क्योंकि इसकी भी पोल स्ट्रेंथ है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ है, इन दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच का गैप जो है, लेट अस सपोज कि ये 12 है। तो देखो, पोल स्ट्रेंथ की अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डायपोल मोमेंट बन जाता है। आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में सीख रखा, उसमें क्या होता था, एक पॉजिटिव Q होता था और एक माइनस का Q होता था और दोनों के बीच में 12 का गैप होता था। तो आप वहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P कहते थे और आप कहते थे Q × 12। अब यहाँ पर आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यूज़ करना, तो यहाँ पर चार्ज तो है नहीं, तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ यूज़ होती है QM। ठीक है, और 12 जो है दोनों पोल्स के बीच का गैप स्टिल यहाँ पर भी वैलिड है। तो बस आपको इलेक्ट्रिक वाले से ही मिलता जुलता आपको यहाँ पर लगा देना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दैट इज QM × 12। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में पहला फॉर्मूला आपके सामने ये है कि QM × 12 जो होता है ना, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता। ठीक है, आप चाहें तो कूलॉम्स लॉ भी पढ़ सकते हैं। कूलॉम्स लॉ में क्या हो जाएगा, F = देखो, इलेक्ट्रिक के लिए अगर आप कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं तो ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, जब दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन ये सारी इलेक्ट्रिक में आप यूज़ करते हो कांस्टेंट के तौर पर 1/4πε0। तो मैग्नेट के अंदर जो कांस्टेंट चलता है वो μ0/4π चलता। तो मैग्नेट में μ0/4π। अच्छा, यहाँ पर Q1 Q2 था, तो जाहिर सी बात है मैग्नेट के पास पोल स्ट्रेंथ होती है। तो पहली वाली पोल स्ट्रेंथ है QM1, दूसरी वाली है QM2। ये पोल स्ट्रेंथ है। यहाँ पर आप चार्ज यूज़ करते थे तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ यूज़ करोगे मैग्नेट की, और R²। ठीक है, इन दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच का गैप अगर R है तो उसका स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है या फिर डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। ये बहुत क्रूशियल है, क्रूशियल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। अब आपके पास एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट इन द सेंस आपको पता है कि मैग्नेट कुछ बार की फॉर्म में होती है। अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो कहीं ना कहीं ये आपके पास QM1 हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं QM2 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, इसकी एक्सियल स्टेट में अगर आप निकालोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा B एक्सियल, और अगर मैं इसका इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालूंगा, कहीं पर भी ऊपर निकालो या नीचे निकाल लो, तो ये हो जाएगा B इक्वेटोरियल। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए भी फॉर्मूला होता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक पढ़ाई थी और आपने उसके अंदर ये देखा था कि अगर मेरे पास ये एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो एक्सियल कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ करता था, ये हुआ करता था 1/4πε0 2p/r⁻3। ठीक है, और इक्वेटोरियल में चलता था E इक्वेटोरियल, ये चलता था 1/4πε0 और ये चलता था P/r²। तो यहाँ भी सेम है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। देखो,
अब आप इलेक्ट्रिक के लिए तो ये लगाते हो, लेकिन मैग्नेट के लिए लगाओगे तो पहली बात तो ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा मैग्नेट के लिए। देखो मैग्नेट के लिए कांस्टेंट हो जाएगा चेंज, तो आपके पास यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक वाला आ जाएगा, तो बी इक्वेटोरियल ये कांस्टेंट, चूंकि मैग्नेट के अंदर चलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट के तौर पर। पी क्या है, पी क्या है, डायपोल मोमेंट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप स्मॉल m से बता रहे हो, तो स्मॉल n अपॉन r का क्यूब। देखो ये मैंने इक्वेटोरियल के लिए निकाल दिया। वैसे अगर एक्सियल के लिए निकालूंगा तो ये हो जाएगा बी एक्सियल, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चलेगा, इलेक्ट्रिक के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलता, तो बी एक्सियल में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक के लिए है, लेकिन मैग्नेटिक के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। ठीक है, 2p की जगह क्या चलता है m, और r क्यूब ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखो ये फॉर्मूले मैंने बना दिए, है नहीं है। देखो एक्सियल के लिए क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, और वहीं इक्वेटोरियल के लिए क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। बस ध्यान रहे, बस इतना सा ध्यान रहे, तो सारा का सारा मैंने आपको इलेक्ट्रिक से जोड़ दिया, पहले वाले चैप्टर से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के थ्रू मैंने सारे फॉर्मूले बना दिए। तो कुछ टफ नहीं है, ये बड़ा इजी चैप्टर है, फॉर्मूले के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इजी। देखो बने रहो मेरे साथ, आपको सारे फॉर्मूले याद करा दूंगा। दोनों फॉर्मूले याद हो गए। अच्छा ये फॉर्मूले तब निकलते हैं जब r जो है ना r बहुत बड़ा होता है l के मुकाबले में, वरना तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले ये हैं 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपने प्रूफ करने से पहले ये इस तरह की कंडीशंस बनती थी ना, तो ये मेन फॉर्मूलाज हैं, और ये फिनिश्ड फॉर्मूला है जब r जो है बहुत बड़ा है l के मुकाबले, तब ये बन जाता। ठीक है, तो ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले कुछ अलग नहीं है, इसमें से ही ये फॉर्मूले निकले कंडीशन लगा करके। जब एल स्क्वायर को हटा दोगे तो काट पिट के ये आ जाता है, एल स्क्वायर को हटा दोगे तो कट पिट के ये आ जाता है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले ओ होप सो समझ में आ गए होंगे, ये दो फॉर्मूले थे। ठीक है, मैं इसको रफली मिटा देता हूँ, आप ध्यान दें कौन कौन से फॉर्मूले थे। आपके पास इक्वेटोरियल का फॉर्मूला ये रहा और एक्सियल का फॉर्मूला ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो ऊपर वाले वो फॉर्मूले और नीचे वाले फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, इसी से ही ये निकाला गया है। ठीक है, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बस यहाँ से एल स्क्वायर को हटा दिया गया तो नीचे आर की पावर 4 हो जाता। जब आर की पावर 4 हो जाएगा, एक आर ऊपर है तो एक आर से नीचे वाला आर की पावर 4 में से एक पावर कम हो जाएगी, आर की पावर 3 बचेगी, तो ये बन गया। ठीक है, तो होप सो ये भी आपको बड़ा क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये थे, ध्यान रखना आपको बहुत अच्छे से। नीचे देखो एक चीज़ और देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेती है 1 नंबर के लिए, वो है क्या, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इन टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, टेस्ला, ध्यान रहे। और आर और एल जो होती है ये लेंथ हैं और दोनों ही मीटर में यूज होंगी। और एक चीज और, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ये जूल पर टेस्ला होता है, ध्यान देना, जूल पर टेस्ला, जिसका दूसरा यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद एक फॉर्मूला और यूज होता है इसके अंदर, वो है टॉर्क का। अगर आपके पास मैग्नेटिक डायपोल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क का फॉर्मूला टॉर्क ऑन डायपोल। और कौन सा डायपोल है ये, मैग्नेटिक डायपोल। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। इसको अगर बांध के लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा एम क्रॉस बी। अच्छा एम क्या है बताओ जल्दी से, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और बी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और टाउ क्या है, ये टॉर्क है। ठीक है, तो टो इसको खोलोगे तो एम बी साइन थीटा, और बांधोगे तो एम क्रॉस बी। यहाँ से मैक्सिमम की कंडीशन है, मैक्सिमम टॉर्क कब लगती है, मैक्सिमम टॉर्क तब लगती है जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, और साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। वहीं अगर टाउ मिनिमम की बात करोगे तो टाउ मिनिमम हो जाएगा 0। ये तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, और ये तभी हो सकती है जब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान देनी है ये दोनों बातें। इन दोनों बातों में एक फ़र्क होता है मैक्सिमम टॉर्क में और मिनिमम टॉर्क में। मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन ये होती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो डायपोल कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से खड़ा हुआ होता है।
मैक्सिमम टॉर्क के लिए, और मिनिमम टॉर्क तब लगता है जब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होता है, तो डायपोल कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से रखा हुआ होता है, मतलब पैरेलल होता है या फिर एंटी पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये दोनों ओरिएंटेशन समझने हैं आपको अच्छे से। इसमें मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, इसमें जीरो टॉर्क लगेगा, तो ये भी आपने समझ लिया। तो फॉर्मूले इसके अंदर बस इतने ही है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर कुछ ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, बस ये 2-4 फॉर्मूले हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों पे न्यूमेरिकल बनेगा। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल मिस ना होना चाहिए। अब न्यूमेरिकल आपसे आ जाए, बुद्धू बच्चों आप फॉर्मूले याद कर लो, और जब आप न्यूमेरिकल करने के लिए जाए, कुछ ना हो न्यूमेरिकल करने के लिए जाए, तो 2-4 बातें इधर उधर से उठाओ और फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से लिख दो, तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आपके पासिंग मार्क्स तो हो ही जाएंगे। तो होप सो समझ में आ गया होगा। स्टिल किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और भाई ये आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर खत्म करवा दिया है, और मैंने EMI भी खत्म करवा चुका हूँ, फॉर्मूले उसके सारे याद करा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके भी सारे फॉर्मूले याद करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में 3 ये वीडियोस अलग अलग हैं, इनको देखें आप, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में इम्प्रूवमेंट आएगा। थैंक यू सो मच। अगले मैं आपसे वीडियो के अंदर मुलाकात करता हूँ।